एपिसोड 86। लीना को एडी को सौंप दो। एडी सिंघानिया इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देना चाहता था। यह बात आग की तरह पूरी मुंबई में फैल चुकी थी। जिसका भी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के साथ बैर था वो इस खबर से बहुत खुश थे। वहीं जिस कंपनी ने पहले ही सिंघानिया इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रही थी उन्हें एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। एक एक करके सभी कंपनियां एडी के डर से सिंघानिया इंडस्ट्रीज का साथ छोड़ रही थी। वहीं निशांत ने अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया था। उसके पास अगली सुबह तक का वक्त था, इसलिए उसने डिसाइड किया वो घर जाकर अपने दादाजी से इस बारे में बात करेगा। असिस्टेंट विकास काफ़ी समय से निशांत के डिसीजन का वेट कर रहा था। एकदम से उसे रिलैक्स देख उसे लगा निशांत एडी के शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है। उसने पूछा, सर आपने क्या फैसला लिया? निशांत ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे उसके वहाँ होने के बारे में पता ही नहीं था। वो बोला, तुम अभी भी यहाँ हो? विकास बोला, सर क्या आपने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया? निशांत ने एक आईब्रो ऊपर उठाकर उसे देखते हुए पूछा, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी सुबह तक का वक्त है, तुम जाकर अपना काम करो। यह कहने के बाद निशांत ने दोबारा विकास की तरफ नहीं देखा। विकास हताश होकर केबिन के बाहर चला गया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसके बाहर जाते ही निशांत की सेक्रेटरी जल्दी से उसके पास आकर बोली, मिस्टर विकास, कंपनी के सभी शेयर होल्डर सर से मिलना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं सर ने अभी तक कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया है। विकास को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। निशांत के सीईओ बनने के बाद से यह पहली सिचुएशन थी जिससे आगे चलकर कंपनी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला था। ऊपर से निशांत को इन सब का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निशांत अरशद के शर्तों को मान लेगा। मगर उनकी उम्मीद के विपरीत निशांत ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया था और न ही उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस बारे में डिस्कस किया था, तो उनका परेशान होना लाजमी था। विकास ने कुछ सोचा और सेक्रेटरी से बोला, सर ने फैसला ले लिया है, वो एडी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तुम उन्हें इन्फॉर्म कर दो। सेक्रेटरी ने यह सुनकर खुशी से अपना सिर हिलाया और जल्दी से वहां से चली गई। विकास ने झूठ बोला था क्योंकि वो जानता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते थे। उसने दिल पर हाथ रखकर एक लंबी सांस ली और मन ही मन बोला, बेटा विकास, तूने अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। अगर निशांत सर ने एडी की बात नहीं मानी तो यह शेयर होल्डर तेरी जान ले लेंगे। कौन आपकी जान ले लेगा? अचानक से आई इस आवाज़ को सुनकर विकास ने घबराकर सामने देखा। सामने कोई और नहीं बल्कि ईशान था। वो अभी अभी कंपनी वापस आया था और उसने निशांत के केबिन के बाहर असिस्टेंट विकास को खुद से बातें करते हुए देख पूछा, असिस्टेंट विकास, कौन आपकी जान ले लेगा और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? यह कहते हुए विकास ने अपने माथे को छुआ और सच में उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने को थी। आखिरकार उसने पहली बार इतना बड़ा फैसला लिया था, वो भी झूठ बोलकर। पसीना तो आना ही था। यह कुछ नहीं, बस आज थोड़ी तबीयत नाजुक है। ईशान शक करते हुए बोला, तबीयत नाजुक है? क्या सच में? लेकिन ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ छुपा रहे हैं? उसने जल्दी से अपने माथे को रुमाल से साफ किया और बात बदलते हुए कहा, क्या सर, एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और आप मुझे और डरा रहे हैं। ईशान हंसने लगा। विकास को याद आया, ईशान कुछ घंटे पहले ही बहुत जल्दी में निकल गया था और अब वापस भी आ गया। ईशान सर, आप यहाँ? आप इतनी जल्दी आ गई? आप तो किसी को ढूंढने गए थे, क्या वो आपको मिल गई? यह सुनते ही ईशान सीरियस हो गया। उसने केबिन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या भाई अंदर है? जी सर, विकास ने कहा। ईशान ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से केबिन के अंदर चला गया। वो एक लौता ऐसा इंसान था जो बिना नॉक के निशांत के केबिन में जा सकता था। निशांत को सर उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो ईशान की हर नस्ल से वाकिफ था। क्या हुआ, कुछ पता चला? निशांत ने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछा। ईशान ने निराश होकर उसके सामने बैठते हुए बोला, भाई कुछ गड़बड़ है। अनन्या के पड़ोसी ने कहा 2 दिन पहले ही उसके अंकल आंटी के लोग आए थे और उसे अपने साथ ले गए। आपको क्या लगता है उसके अंकल आंटी कैसे लोग होंगे? निशांत स्क्रॉल करते हुए बोला, तो उन लोगों ने तुझसे यह कहा? ईशान बोला, हाँ भाई, उन्होंने तो यही कहा। निशांत के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने ईशान को देखते हुए बोला, छोटे माया, क्या आप कभी बड़े होंगे? ईशान को समझ ही नहीं आया। वो कंफ्यूज लुक के साथ बोला, भाई अब इसमें मेरे छोटे होने की बात कहाँ से आ गई? तो निशांत ने हंसकर कहा, अनन्या, यही नाम है ना उस लड़की का? ईशान बोला, हाँ।
तो निशांत ने आगे कहा, तू जब वहाँ गया तो तेरे पीछे मेरे आदमी भी वहाँ गए। जब तू उन औरतों से बात कर रहा था तब उन्होंने उस बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए और पता चला अनन्या कभी वहाँ रहती ही नहीं थी। ईशान यह सुनकर हैरान तो हुआ, मगर अगले ही पल उसे उन औरतों की सारी बातें याद आई और वो बोला, लेकिन भाई यह कैसे हो सकता है? उन औरतों ने तो खुद अनन्या का नाम लिया था और उन्होंने अनन्या के बारे में जो बताया था अनन्या एग्जैक्ट वैसी ही है। निशांत हल्की सी स्माइल के साथ बोला, वो इसलिए क्योंकि उन्हें अनन्या के बारे में वो सारी बातें बताई गई थी। क्या तूने उन्हें अनन्या की तस्वीर दिखाई थी? तो ईशान बोला, नहीं, मुझे उन्हें फ़ोटो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो तो उससे पहले से ही जानते थे। निशांत ईशान की तरफ रुख करते हुए बोला, हाँ, वो अनन्या के बारे में जानते हैं, लेकिन उसे पहचानता कोई नहीं। मैंने उसके रिज्यूम की फ़ोटो अपने आदमियों को भेजी थी, जैसे कि मुझे उम्मीद थी। वहाँ रहने वाले सभी लोग को अनन्या के बारे में पता था, जैसे कि वो कैसी है, कहाँ रहती है, किस कॉलेज में जाती है, मगर उसे पहचानता कोई नहीं है क्योंकि किसी ने उसे कभी देखा ही नहीं है। ईशान यह सब सुनकर सोच में पड़ गया। उसे धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आने लगा। उसने खुद भी अनन्या के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, मगर वो कभी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने खुद अनन्या को एक लग्जरी कार में जाते देखा था। अगर वो इतने महंगे कार में जाती थी तो फिर वो किसी 2 BHK अपार्टमेंट में क्यों रहेगी? ईशान को गहरी सोच में डूबा देख निशांत ने उसके सिर पर तपली मारते हुए बोला, अपने इस छोटे से दिमाग को ज़्यादा मत दौड़ा। वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। उसके बैकग्राउंड को स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे से हाइड करके रखा गया है। उसके बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं होगा। ईशान ने कहा, तो क्या अब मैं उसके बारे में कभी नहीं जान पाऊंगा? वो यह कहते हुए काफ़ी उदास लग रहा था। निशांत ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बारे में पता किया जा सकता है। वो कैसे? डैड, वो उस लड़की के बारे में सब जानते हैं। ईशान निराशा और नाराजगी के साथ बोला, हाँ, वो जानते हैं, लेकिन वो कभी बताएंगे नहीं। निशांत एक बार फिर ईशान के सिर पर टैप करते हुए बोला, हाँ, वो नहीं बताएंगे, इसलिए यह सब भूल जा और अपनी स्टडी पर फोकस कर। ईशान ने मुंह बनाकर निशांत को घूरा। निशांत लैपटॉप पर टाइप करते हुए बोला, मैंने रिवांश से बात की। उसने कहा श्रुति अपने आगे की स्टडी फॉरेन की कंट्री में करेगी। अब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही इंडिया आएगी। ईशान यह सुनकर और उदास हो गया और उसने अनजाने में ही टेबल से ब्लैक एनवलप उठाकर उसे देखने लगा। उसकी नज़र जैसे ही एडी के नाम पर गई, वो हैरान होकर बोला, एडी? एडी का वार्निंग लेटर? क्या वो फिर से इंडिया आ गया? एडी का नाम सुनते ही निशांत के टाइप कर रहे हाथ रुक गए। उसने ईशान की तरफ देखा और थोड़ा हैरान हुआ। वो पहली बार ईशान को इतना सीरियस होकर कुछ पढ़ते हुए देख रहा था। ईशान ने कुछ ही मिनटों में सारे पेपर पढ़ लिए और शॉक्ड होकर बोला, ओह नो, क्या एडी सच में सिंघानिया इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर देगा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग जानते हैं अरशद सिंघानिया और एडी एक दूसरे को जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अरशद और एडी के बीच कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो गई हो, इसलिए एडी सिंघानिया इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना चाहता हो? मगर ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर एडी और अरशद की लड़ाई होती तो एडी अरशद की कंपनी को बर्बाद करता। आखिरकार अरशद की खुद की कंपनी है और वह सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मुकाबले बहुत बड़ी है। फिर क्या वजह होगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले क्वीन लारा इंडिया आई और अब एडी। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। ईशान की बातें सुनकर निशांत सोच में डूब गया। उसके मन में भी यही सारे सवाल थे। इनफैक्ट हर बिजनेसमैन के मन में यही सब चल रहा था। MK इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के ऑफिस में मिस्टर दिलीप सैनी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के गिरते शेयर को देखकर काफ़ी खुश लग रहे थे। उनका सिंघानिया इंडस्ट्रीज के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, इसलिए उनके पास एडी से डरने की कोई वजह भी नहीं थी। लेकिन तभी उनका छोटा बेटा ध्रुव सैनी भागते हुए उनके केबिन में आया। वो पसीने से भीगा हुआ था और उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ डर भी था। उसकी ऐसी हालत देखकर मिस्टर दिलीप सैनी चेयर से उठते हुए बोले, ध्रुव, क्या हुआ? ध्रुव ने भी जल्दी में जवाब दिया, डैड, भाई को एडी के आदमी अपने साथ ले गई। ध्रुव ने अभी यही कहा था कि तभी दिलीप सैनी का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर देखकर दिलीप सैनी कुछ पल सोच में पड़ गई और आखिर में उन्होंने कॉल रिसीव कर ही लिया। मगर जैसे ही उन्होंने फ़ोन के दूसरी तरफ से बात सुनी, फ़ोन उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ध्रुव ने फ़ोन उठाकर देखा तो कॉल कट चुका था। उसने दिलीप जी से पूछा, डैड, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? दिलीप सैनी ने मुट्ठी बंद कर ली और एकदम से उन्होंने ध्रुव को थप्पड़ मार दिया। ध्रुव ने हैरान होकर दिलीप जी को देखा। दिलीप जी गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, धीरज ही नहीं,
बल्कि हमारी पूरी फैमिली एडी के कब्जे में है। यह जानते हुए कि सिर्फ लीना को एडी के हवाले कर देने से हमारी पूरी फैमिली बच जाएगी, तो तू यहाँ आ गया। लीना का नाम सुनते ही ध्रुव के एक्सप्रेशन बदल गए। ध्रुव, लीना कहाँ है? दिलीप जी ने पूछा। वो नजरें चुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता। दिलीप जी गुस्से में ध्रुव का कॉलर पकड़कर बोले, ध्रुव, एडी से पहले तूने उसे छुपा दिया। आज नहीं तो कल वो लीना को ढूंढ लेगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्रुव को यह सुनकर एकदम से गुस्सा आ गया और उसने दिलीप जी को पीछे धकेल दिया। दिलीप जी ने हैरान होकर ध्रुव को देखा। ध्रुव की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोला, तो आप क्या चाहते हैं? मैं एडी को लीना के बारे में बता दूं और फिर मेरा क्या होगा? दिलीप जी ने ध्रुव को समझाते हुए बोले, ध्रुव, इस बारे में ध्यान से सोच। तुझे लीना से बेहतर लड़की मिल जाएगी। उसे एडी को सौंप दे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था यह उसके डैड कह रहे हैं। वो अविश्वास से बोला, डैड, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भूल गए? कुछ महीने पहले आपने ही लीना के साथ मेरी सगाई करवाई थी। आपने उसे अपनी घर की बहू बनाने का वादा किया था और आज आप उसे सिर्फ एडी जैसे हैवान को सौंप देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं लीना को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ध्रुव ने गुस्से में अपनी बात पूरी की और वहां से निकल गया। दिलीप जी उसे रोकना चाहते थे, मगर वो जानते थे ध्रुव किसी की नहीं सुनेगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया वो खुद एडी से अपनी फैमिली की जान की भीख मांगेंगे।